अपने बारे में बताइए, आप खुद बताइए ऑडियंस को कि आपने क्या कीर्तिमान रचा है। आपका एग्जाम एक्सपीरियंस कैसा था? उस दिन आपको क्या क्या थॉट्स आ रहे थे? मॉक टेस्ट को ज्यादा लाइट लो, ज्यादा उसको हैवी लो। और जहां से आप प्रिपरेशन कर रहे हो उस कोचिंग के अलावा आप मॉक टेस्ट लो, क्योंकि जहां से प्रिपरेशन कर रहे हो वहां के टीचर मोटिव आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, टेस्ट में आने वाले रिपीट हो जाएंगे, तो इसलिए मतलब फालतू का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सबका हमारे नई वीडियो में। आज के पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट होंगे एक ऐसे स्टूडेंट, एक ऐसा बच्चा जो अपने गाँव का पहला आईआईटीएन बना है। जो फ्रॉम द बिगिनिंग ऑनवर्ड्स ही इतना डेडिकेटेड था कि कोई भी उसे देखे, उसे 2 दिन ऑब्ज़र्व कर ले, तो श्योर हो जाता था कि ये कुछ बड़ा करके दिखाएगा। तो लेट्स वेलकम आवर टुडेज़ गेस्ट वैभव पाठक। गाइस हेलो हेलो। तो वैभव, अपने बारे में बताइए, आप खुद बताइए ऑडियंस को कि आपने क्या कीर्तिमान रचा है? हेलो गाइस, मेरा नाम वैभव पाठक है। मेरी जेईई एडवांस 2025 में ऑल इंडिया रैंक 652 आई है और मैं आईआईटी दिल्ली ज्वाइन कर रहा हूँ दिस ईयर। स्टार्ट करते हैं। आप हमारी ऑडियंस को ये बताइए कि आपने फर्स्ट टाइम कब डिसाइड करा था कि आपको जेई देना है और इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है? ये तो मैंने ये लॉकडाउन में डिसाइड किया था, जब लॉकडाउन था 8th क्लास में डिसाइड किया था कि यहाँ से ही करना है आईआईटी बनना है। तो इसके पीछे का मोटिवेशन क्या था? मतलब काफ़ी सारे और मतलब वो हैं रास्ते कि आप लॉ, मेडिकल और इंजीनियरिंग, मेन तो चलो ये 3 होते हैं। इसमें से आईआईटी चूज़ करना मतलब इंजीनियरिंग करना, इसके पीछे का कुछ तो रीज़न होगा? तो मैं मतलब मेरी ये थिंकिंग है कि जो अगर कोई बच्चा किसी भी क्लास में है उस टाइम जो वो बेस्ट हो सकता है, बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है कंट्री में, वो करना चाहिए किसी बच्चे को। तो 11th 12th में तो मेरा इंटरेस्ट था मैथ्स में, तो मेडिकल तो ऐसे एलिमिनेट हो गया था। और तो जेई एक ऑप्शन अच्छा रहता है कि आप कर सकते हो, क्योंकि मैथ में मेरा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था, इसलिए मैंने जेई परस्यू किया। तो एक बात ब्रीफ में बताइए कि आपने जेईई जर्नी स्टार्ट कैसे की? कैसे मतलब स्टार्टिंग में आपके क्या प्रायोरिटीज़ थी कि हाँ, पहले मैं ये चीज़ खत्म करूँगा, फिर इसको स्टार्ट करूँगा? और जो एक रिवीजन वाला पार्ट था, जहाँ पे ज़्यादातर बच्चे मात खा जाते हैं, तो इन तीनों पार्ट को एक बार ब्रीफली मतलब ऑडियंस को बताइए। हाँ, तो मैंने अपनी तो जेई की तैयारी 11th से स्टार्ट करी थी, जैसे बाकी सारे बच्चे नॉर्मल करते हैं। तो शुरुआत में तो मैं तीनों सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम ही देता था जितना देना चाहिए। और मेरा मेन फोकस ज्यादा फिजिक्स पे रहता था, क्योंकि थोड़ी फिजिक्स एक नया सब्जेक्ट भी था। तो और केमिस्ट्री मेरी शुरुआत से वीक थी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे तब आई जब रिवीजन से स्टार्ट हुआ हमारा, क्योंकि वहाँ थोड़ा मैंने ब्लंडर किया, अच्छे से रिवीजन नहीं कर पाया मैं। वो सबसे बड़ी गलती थी मेरी ये प्रिपरेशन में। तो वैभव, आपने जब अपनी 11th क्लास में पूरी तरह से जेई की तरफ डेडिकेटेड अपनी तैयारी शुरू करी, तब आपको इनिशियली क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, उस बारे में थोड़ा ऑडियंस को बताइए। मुश्किल तो ये चीज़ थी कि शुरुआत में चीज़ें कम समझ आया करती थी, केमिस्ट्री को ज़्यादा ही कम समझ आया करती थी। और थोड़ा प्रेशर बढ़ा, कभी इतना प्रेशर झेला नहीं था जिंदगी में जितना 11th 12th में महसूस हुआ। तो धीरे धीरे उन चीज़ों को पीछे छोड़ा। अब जैसा कि आपने बताया कि स्टार्टिंग में आपको केमिस्ट्री थोड़ी कम समझ आती थी, बट स्टिल यू मैनेज टू गेट अ वेरी गुड स्कोर इन केमिस्ट्री, जिसकी वजह से नाउ यू आर स्टूड हियर एट द रैंक ऑफ 652। अगर किसी भी एक सब्जेक्ट में अगर आप खराब करते तो ये रैंक लाना पॉसिबल नहीं था। तो ऑडियंस को एक बार एक स्टेप टू स्टेप गाइड बताइए। मान लो कि जैसे मैं हूँ, अज्यूम कि मेरी केमिस्ट्री बिल्कुल ठीक नहीं है, मैंने सब कुछ पढ़ा है लेकिन मेरे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मैं थ्योरी पढ़ पढ़ के थक चुका हूँ। तो वहां से लेकर एग्जाम डे में मैं कॉन्फिडेंट रहूं कि अगर कोई क्वेश्चन आता है तो मुझसे हो जाए, क्या करूँ उसके लिए? देखो, वो तो हमारे सबसे बड़ा सपोर्ट था, हमारे सर थे, राणा सर। तो उन्होंने जो हमारे लिए किया वो तो कोई टीचर कर नहीं सकता, पहली बात। और मतलब ऐसा तो अगर किसी बच्चे के पास ऐसा टीचर का सपोर्ट नहीं है तो थोड़ा मुश्किल तो रहेगा। लेकिन ज्यादातर है कि आप पीवाईक्यू करिए। जैसे आपने कोई कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा, मतलब सॉरी कोई चैप्टर पढ़ा, तो आप उसका पहले पीवाईक्यू कर लीजिए, मेंस के और एडवांस के, तो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। उसके बाद कोई भी एक रेफरेंस बुक, चाहे एम एस चौहान, एनओसी या फिर जायसवाल, आप सॉल्व करिए, तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस हो जाएगा। एकदम से नहीं आया कॉन्फिडेंस, लेकिन ग्रेजुअली धीरे धीरे आता रहेगा कॉन्फिडेंस। और जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आप वेल परफॉर्म करेंगे। इसी के साथ अब एक और क्वेश्चन आता है कि जब हम इतने एग्जाम्स देते हैं, जो मॉक टेस्ट हम देते हैं, दो तरीके के बच्चे होते हैं। एक जो उनको बिल्कुल सीरियसली नहीं लेते कि यार जो आ रहा है, मान लो 3 चैप्टर आ रहे हैं, भाई 2 ही किया है, अरे चलो कोई बात नहीं, एक बार पेपर दे के आ जाते हैं, उसके बाद देख लेंगे। और दूसरे जो उसको कुछ ज्यादा सीरियसली ले लेते हैं कि भाई को कहाँ से क्वेश्चंस करूँ कि इस पेपर में मार्क्स आ जाए। बहुत लोग ये भी करते हैं कि जिस इंस्टीट्यूट के पेपर हो रहे हैं उसकी मॉड्यूल लगाना चालू कर देते हैं कि क्वेश्चंस रिपीट हो जाएंगे। तो ये बताइए कहाँ तक ये दोनों ही प्रैक्टिसेस गलत है और एक सही प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए? एक पेपर एनालिसिस कैसे होना चाहिए, उसके बारे में बताओ। अब देखो, तरीके तो दोनों ही गलत है। ना मॉक टेस्ट को ज्यादा लाइट लो, ना ज्यादा उसको हैवी लो। और जहां से भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो उस कोचिंग के अलावा आप मॉक टेस्ट लो, क्योंकि जहां से आप प्रिपरेशन कर रहे हो वहाँ के डीपीक्यू और मॉड्यूल में तो आपको क्वेश्चन मिल ही जाएंगे, जो टेस्ट में आने वाले रिपीट हो ही जाएंगे, तो इसलिए मतलब फालतू का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो इससे अच्छा बाहर के मॉक, तो वहां से आपको
असली आइडिया लगेगा कि आप कितना सीख रहे हो। और ऐसा, और किसी भी, मान लो आपके 3 चैप्टर का टेस्ट है, तो उन 3 चैप्टर को पूरा खत्म करके ही जाओ, कि कभी ये ना रह जाए कि आप एक चैप्टर करके नहीं गए और वो आपका छूटा का छूटा रह जाएगा। तो कोई भी टेस्ट है आपका मॉक, तो उसमें जितने चैप्टर आ रहे हो पूरे करके ही जाओ, चाहे थोड़े बहुत जितने भी हो सके, लेकिन पूरा करके जाओ, सिलेबस पूरा करके जाओ। तो वैभव, आपके हिसाब से मॉक टेस्ट देने का एक प्रॉपर इंटरवल क्या होना चाहिए? मतलब 15 दिन में दें, 1 महीने में दें, या फिर चैप्टर खत्म होने के बाद दें? आपके हिसाब से एक प्रॉपर टाइम क्या होना चाहिए? देखो, एक हफ्ते में मतलब किसी बच्चे को कम से कम 2 एडवांस के टेस्ट और एक मेंस का टेस्ट जरूर देना चाहिए एक हफ्ते में। जैसा कि रहता है कि जो आपके 2 एडवांस के टेस्ट है उसमें आप होल सिलेबस ले लो, और एक टेस्ट में आप अपना पार्ट वाइज सिलेबस लो जो आपने एक हफ्ते या 2 हफ्ते में पढ़ा, वो ले लो। और मेंस का आप ऐसे पार्ट वाइज भी दे सकते हो, वैसे फुल सिलेबस भी दे सकते हो, लेकिन एक हफ्ते में 3 टेस्ट तो जरूर दो। ओके वैभव, जैसा कि और हम ऑडियंस को बता दें कि वैभव इज द पार्ट ऑफ द सीईओ बैच ऑफ श्री चैतन्य, द अटमोस्ट टॉप बैच ऑफ चैतन्य, जिसकी वजह से एक मतलब असिस्टेंट तो मिलती है कि मतलब ज्यादा आपको गाइडेंस मिलेगा, ज्यादा मटेरियल सॉल्व करने को मिलेगा। बट अकॉर्डिंग टू यू वैभव, ये कितना सही और कितना गलत है? और इज इट पॉसिबल कि जो जिस लेवल का रिजल्ट आप लाए हैं, अगर आपको ऐसा कुछ मतलब एक नॉर्मल बैच मिलता बट यू हैड ऑल द इंफॉर्मेशन अवेलेबल थ्रू ऑनलाइन सोर्स, तो क्या आप ये सेम चीज मेंटेन कर पाते? मतलब आई वांट टू फोकस ऑन द पीयर प्रेशर जो आपको मिलता है इन द अटमोस्ट टॉप बैच, तो हाउ इंपॉर्टेंट इज इट, और इसके बिना काम चल सकता है कि नहीं चल सकता? नहीं देखो, ये तो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है प्रिपरेशन में, क्योंकि पीयर प्रेशर तो, देखो, आप लो बैच में रहोगे तो आपको कंटेंट मिल जाएगा कहीं ना कहीं, मान लो ऑनलाइन सब लॉट कर लोगे, लेकिन जो टीचर का प्रेशर रहता है, जो आप आजू बाजू अपने बच्चों को देखते हो कि वो कितना पढ़ रहा है, वो तो रहता ही है। तो वो तो बात है, लेकिन सेल्फ स्टडी से तो बच्चा इतनी अच्छी रैंक नहीं ला पाएगा जहाँ तक है। अगर हाँ एक्सेप्शनली वो गुड है पढ़ने में, उसका माइंड वैसा है, तो वो अलग बात है। लेकिन इतना कंटेंट भी ले लेगा तब भी टीचर तो वैसा चाहिए आपको पढ़ाने के लिए, बिना टीचर के आप कैसे ही पढ़ोगे? जो कंटेंट है उसको आपको यूटिलाइज भी तो करना है अच्छे से, तो बिना टीचर के कैसे हो पाएगा? और टॉप बैच में रहता है कि आपका एक फिक्स शेड्यूल रहता है, मतलब एक फिक्स पैटर्न रहता है कि आपको कैसे पढ़ाया जाता है। तो वो तो रहता है, लो बैच में तो नहीं हो पाता जहाँ तक मुझे लगता है मेरा। तो वैभव, आपके हिसाब से एक एवरेज स्टूडेंट को मोस्टली क्या प्रेफर करना चाहिए? टीचर के क्लास नोट्स, या फिर मॉड्यूल्स, या फिर जो रेफरेंस बुक्स होती हैं अलग अलग पब्लिशर्स की, वो? देखो, अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग हो सकता है। जैसे जो हमारा मैथ्स था, जो मैं मैथ्स में हमारे सर थे, वो तो जो हमें डीपीपी देते थे, जो हमें मटेरियल देते थे, वही सफिशियंट था, और कोई बुक करने की जरूरत पड़ती नहीं थी। मैंने मुश्किल ही कोई अलग से रेफरेंस बुक करी होगी मैथ्स के लिए। कभी कभार ब्लैक बुक कर लेता था, लेकिन और फिजिक्स में सर करवाते थे, बहुत सारे रेफरेंस बुक्स करवाते थे। और केमिस्ट्री में तो दोनों चलता था, डीपीपी भी चलती थी और रेफरेंस बुक भी चलता था। तो आपके टीचर के अकॉर्डिंग, आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग चीजें हो सकती हैं, तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि आपको रेफरेंस बुक ही करनी चाहिए चाहे डीपीपी करनी चाहिए। वैभव, आपका वीकेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट कौन कौन से थे, और आपने अपने वीकेस्ट सब्जेक्ट मेन एग्जाम तक टैकल किया, और कैसे उसमें कोशिश करा कि आप इम्प्रूव और कर सको? देखो, स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट तो मैथ्स को कह सकते हैं, हमेशा से बचपन से ही मैथ्स रही है। और वीकेस्ट बोले तो केमिस्ट्री, जैसे मैंने पहले ही बताया, तो केमिस्ट्री थी। और आखिरी में, आखिरी मतलब वीक तो हमेशा से थी, लेकिन उसमें मेहनत करते करते, धीरे धीरे नोट्स पढ़ते पढ़ते, क्वेश्चन करते करते, धीरे धीरे वो चीज़ ठीक हुई। सब्जेक्ट स्ट्रांग होते होते आखिरी में अच्छा स्कोर आया एडवांस में। तो मेहनत करते रहो कुछ सब्जेक्ट पे। विद दिस वैभव, आई वांट यू टू शेयर द ट्रू स्टोरी विच जिसने आपको मदद की। कि केमिस्ट्री में एक टाइम था, मतलब व्यूअर्स को बता दूं मैं कि फर्स्ट मेंस से लगभग आई थिंक 3-4 हफ्ते पहले हमने जो हमारा मतलब फ्रेंड्स का एक ग्रुप था, 4-5 लोगों का, सबके सामने बोला था कि भाई आज से एक हफ्ते बाद ऑर्गेनिक की सारी रिएक्शन मुझे मुंह जुबानी याद होंगी, लिख के ले लो। और वहां से लेकर एडवांस में कितना अच्छा स्कोर लाना, और उसके बाद हमने पूछा भी था इससे, सब कुछ याद। तो वैभव, स्टूडेंट्स को बताओ कि भाई क्या क्या चीजें लगती हैं अपने वीकर सब्जेक्ट को एक उस लेवल पर ले जाने के लिए जहां से कि फिर आप अच्छे क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हो। तो केमिस्ट्री में तो मेरा इतना बुरा हाल था कि देखो, मैंने पूरे 2 साल अच्छे से टेस्ट दिए थे, लेकिन तब भी जब मेंस के ग्रैंड टेस्ट चालू हुए, तो भी मेरा स्कोर शुरुआत में तो कभी 16 नंबर, कभी 12 नंबर, मतलब कोचिंग की रैंक में भी 10 रैंक आ जाया करती थी। तो वो बहुत, लेकिन जो एक महीना था उसमें बहुत मेहनत करी मैंने। वो एक महीना बहुत क्रूशियल टाइम था, उसमें जो हो सका मैंने किया, टीचर का बहुत अच्छा सपोर्ट था। तो फिर आते आते मेरे केमिस्ट्री में मेंस वन में 70 समथिंग मार्क्स आए थे, जो अच्छा परसेंट आया था, 99.37 कुछ था। वो एक अच्छा स्कोर आया।
जिस क्लास में मेरी केमिस्ट्री थी। तो वही है, बस जो टीचर कह रहे हैं आपके, अगर आपको टीचर पर ट्रस्ट है तो बस उसी को फॉलो करो। अगर टीचर ने बोला है कि ये टॉपिक आज करना है तो वो मतलब करना है। हमारा रहता था कि जैसे हम हॉस्टल में रहते थे, अगर सर ने बोल दिया कि आज जैसे अमीन्स और आपको बायोमोलिक्यूल्स खत्म करना है नोट्स के साथ और पीवाईक्यू मेंस के, तो रात को 5 क्यों ना बज जाए, सुबह के 5 क्यों ना बजे, लेकिन वो पीवाई पूरे होते थे। और सर को रात को ही मैसेज करना पड़ता था, सर अभी हो गए। वैभव, आपकी तीनों सब्जेक्ट में क्या स्ट्रैटेजी रहती थी कि आप क्वेश्चन सॉल्विंग पे ज्यादा फोकस कर रहे हो या फिर थ्योरी पे ज्यादा फोकस कर रहे हो? देखो मैथ्स में तो थोड़े से क्लास नोट्स पढ़ लिए जो सर नोट्स लिखवाते थे, और वो ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस में ध्यान रहता था। जो सबने डीपीपी दी है और चाहे कुछ अगर रेफरेंस मिल गया तो ब्लैक बुक मोस्ट ऑफ टाइम। और फिजिक्स में तो जो सर नोट्स लिखवाते थे, और नोट्स के अलावा मैं जैसे बुक से रेफरेंस लेता था, ज्यादातर टाइम इंगेज ही होती थी वो। और क्वेश्चन के लिए तो जो सर बोले, कभी सर बोलते थे राव सरदाना कर लो, कभी बोलते थे पीवाईक्यू कर लो, कभी बोलते थे गैलेक्सी कर लो। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं रहता था। और केमिस्ट्री में तो वही बालाजी की 3 बुक्स होती हैं, सर की क्लास नोट्स, बस यही रहता था, और पीवाईक्यू। तो वैभव मतलब जो लोग प्रिपरेशन करते हैं उसमें दो चीजें मेन होती हैं। एक रेफरेंस बुक्स और दूसरा डीपीपीज जो हमें इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है। दोनों के अपने फायदे और अपने नुकसान भी हैं। कि तो उस बारे में ऑडियंस को बताओ कि आपने किस पार्ट के लिए क्या यूज किया, क्या फायदा मिला उसको आपसे। आपके हिसाब से डीपीपी बेटर है या जो रेफरेंस बुक्स है हमारी वो बेटर है? देखो हमारे कोचिंग के मॉड्यूल तो बहुत घटिया थे, सर सर ही हमें मना कर देते थे, बेटा छूना ही मत इसको। और जहाँ तक मेन चीज मैंने आपको पहले ही बताया कि वो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट मैटर करता है। मैथ्स में तो हम डीपीपी ज्यादा करते थे, डीपी मोस्ट मतलब 90% हमने डीपीपी करी है, 10% कभी रेफरेंस बुक यूज कर ली। और फिजिक्स में तो दोनों का कंबाइंड 50-50 रहता था। और केमिस्ट्री में ज्यादातर टाइम हम बुक्स ही करते थे। वैभव, आपके लो टाइम में जब आपके मार्क्स भी नहीं आ रहे थे, ऐसा हुआ होगा जरूर कि मार्क्स भी नहीं आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स भी याद नहीं हो रहे हैं, क्वेश्चन क्लास में क्या क्वेश्चन हो रहे हैं वो भी सॉल्व नहीं हो रहा है। तो उस टाइम पे आपको क्या चीज सबसे ज्यादा हेल्प करी कम बैक करने में, उसके बारे में ऑडियंस को बताइए। देखो कम बैक उस टाइम पे तो नहीं हुआ, उस टाइम पे लो फेज में थे। तो आगे चल के उस चीज को सुधारा, यही कह सकता हूँ। देखो कम बैक उस टाइम पे तो नहीं होता है, उस टाइम तो आपका लो फेज ही चलता है, उस टाइम की तो बर्बादी हो जाती है। वो आगे चल के आपको सुधारना पड़ता है धीरे धीरे धीरे। तो कम बैक नाम की तो कोई चीज नहीं होती है। वैभव ऑडियंस को कुछ ऐसे रिचुअल्स बताइए जो मॉक टेस्ट से पहले किया करते थे या इन बिटवीन द टू पेपर्स क्या करते थे। कुछ ऐसी फन एक्टिविटीज या कुछ ऐसा जो मतलब अगर कोई सामने वाला सुने तो भाई क्या कर रहा है ये, बट वो एक रिचुअल हुआ करता कि भाई मॉक से पहले ये करना तो जरूरी है। देखो मॉक से पहले तो मैं भरपेट खाना खाया करता था। और सेकंड पेपर के पहले मैं भरपेट खाना खाया करता था। ठीक है, ये तो फिक्स था। और बाकी मॉक 1 मॉक 2 के बीच में मैं फ्रेंड के साथ डिस्कशन डिस्कशन हो गया। और गेम खेलते थे हम लोग सीओडी मिलके सारे, ये सब हो गया। बस यही करते थे, ऐसा कुछ खास नहीं करते थे। और भगवान का नाम लिया करता था हर मौके पर, भगवान बचा लेना। तो वैभव, आपका एग्जाम डे एक्सपीरियंस कैसा था और उस दिन आपको क्या क्या थॉट्स आ रहे थे? तो भाई एक्सपीरियंस तो बहुत खौफनाक था मेरा। पहले पेपर में तो मैं गया तो बहुत वो कॉन्फिडेंस था। लेकिन तब पेपर में देखा कि आसान आया है, मैंने पहले केमिस्ट्री कोई तो आसान दिखी मेरे को पहले पेपर की। तो मैं डर गया, मेरे को लगा कि ये पिछले साल वाला मतलब कट ऑफ का हाल ना हो जाए। मैं मतलब अगर थोड़ा सा भी गलती हुई तो फिर बहुत नीचे चला जाएगा उसको। तो उस चक्कर में बहुत घबरा गया, मतलब इतनी घबराहट तो उस मौके में भी नहीं थी जितनी पहले पेपर में हुई। तो उससे थोड़ा पहला पेपर खराब गया। लेकिन दूसरे पेपर में मैंने सोचा कि जो दूसरे पेपर से पहले पेपर का टाइम था, जब हम लाइन बना के खड़े थे मतलब अंदर एग्जाम सेंटर में जाने के लिए, अब गर्मी थी, तो बहुत ऐसा था उतना प्रेशर कहीं महसूस ही नहीं हुआ जितना उस टाइम महसूस हो रहा था। उसके बाद पेपर 2 में गए, एक तो हाल वैसे ही खराब होता है एग्जाम सेंटर का, गर्मी से हाथ में पसीने, और इतनी गर्मी थी, और उसी में एग्जाम चल रहा था। लेकिन पेपर 2 में सोचा कि बहुत अच्छा कमबैक होगा, लेकिन तब भी ज्यादा अच्छा कमबैक हो नहीं पाया। लेकिन चल गया, काम चल गया। तो वैभव सपोज कि आपका इतना अच्छा रिजल्ट हुआ, आपके रिश्तेदार और पड़ोसियों को पता चला, उसमें से इत्तेफाक से कोई बच्चा आता है अपने पेरेंट के साथ और उसके मम्मी पापा कहते हैं आपको कि आपने तो इतना अच्छा परफॉर्म किया, मेरा बेटा भी जो है 10th में बहुत अच्छा स्टूडेंट है और ये भी जेई ही करना चाहता है। तो उसको आप क्या ऐसी एडवाइस दोगे, क्या ऐसी बातें बताओगे जो एंड तक उसके काम आए, मतलब जो मिसकंसेप्शंस है क्या दूर करोगे, उसके बारे में बताओ। देखो पहली बात तो 10th के मार्क्स इतना मैटर नहीं करते हो। मैंने 90% वालों का भी सिलेक्शन होते हुए देखा है, जिनके 10th मतलब जिनके 10th में 90% है, मैंने उनका सिलेक्शन होते हुए देखा है। और जिनके 97% है 10th में, उनका भी नहीं होते हुए देखा है। तो 10th के टॉपर हो इसका मतलब ये नहीं कि जेई क्लियर कर लोगे, कुछ नहीं हो सकता है 10th का टॉपर जेई की प्रिपरेशन में। तो मैं उसको यही बोलूंगा, भूल जाओ जो तुम टॉपर थे, अब नई चीज स्टार्ट हो रही है, और जो मेहनत करो अब नई। बाबा भाई, जब आपने जेई जर्नी स्टार्ट की
तो काफ़ी सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, और फिर आपको मतलब थोड़ा सा मतलब आपको डी मतलब बुरा फील कराते हैं कि भाई अभी तेरे को ये भी नहीं आता। या हो सकता है उन बच्चों की वजह से जो क्लासें हो वो थोड़ी ज़्यादा पेस के साथ चल रही हो। तो क्या आपने भी ये सेम फेस किया है, और जब आप ये फेस करते थे तो क्या मन करता था आपका? तो फेस तो किया है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं उसमें। उसने भी, जिस बच्चे ने पहले से पढ़ाई की, उसने मेहनत करी है, तो वो तो मेहनत करी है तो फल तो मिलेगा। एडवांटेज तो लेगा, तो उसने पहले से पढ़ाई करी है तो। देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मेरी क्लास में दो बच्चे थे। एक बच्चा जिसने 11th से तैयारी चालू करी थी, और एक बच्चा था वो शुरुआत से पढ़ता आ रहा था, पता नहीं कहाँ कहाँ गोल्ड मेडलिस्ट था, कोचिंग इंटरेस्ट में टॉप आ रहा था। तो फाइनल एग्जाम हुआ तो जिसने 11th से स्टार्ट करी थी उसकी रैंक ज्यादा आ गई। तो ये तो रहता ही है, ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप पहले से तैयारी कर रहे हो तो छोड़ दोगे 11th वन को पीछे। 11th वाला कब आगे निकल जाएगा पता भी नहीं लगेगा। तो सब दिमाग का खेल होता है, ऐसा नहीं है कि पहले से तैयारी स्टार्ट कर दी तो रैंक से ज्यादा ही लेके आओगे। सब दिमाग का खेल है। आपका अगर माइंड स्ट्रांग है तो मेहनत आपने ज्यादा करी है तो हाँ, ऑफ कोर्स, ये बात है, आपकी रैंक ज्यादा अच्छी आएगी। अभी आपको शुरुआत में लगेगा कि वो आगे निकल रहा है बच्चा, उसको ज्यादा आता है, लेकिन ऐसा फाइनल एग्जाम तक नहीं रहेगा। फाइनल एग्जाम में अगर आपने इससे ज्यादा मेहनत करी है तो पक्का आपकी रैंक ज्यादा आएगी। जैसे मैंने जिन दो बच्चों की बात बताई, जिसने पहले तैयारी स्टार्ट करी तो बहुत लाइटली लेता था, कैजुअली लेता था, पढ़ा रहता था दिन भर, और उसकी रैंक ज्यादा इसी लेवल से स्टार्ट तैयारी स्टार्ट करी थी। वो रात भर डेडिकेशन से पढ़ाई करता था। तो वैभव, जैसे कि आपने बताया कि माइंड का एक माइंडसेट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। तो काफी बार ऐसा होता होगा, कभी टेस्ट में मार्क्स कम आ गए, कभी कोई टॉपिक ढंग से समझ नहीं आ रहा, कभी ऐसा हुआ कि टीचर ने डांट दिया कि भाई इतने कम मार्क्स कैसे आ रहे हैं तेरे। मैनेज कैसे करते थे इन सबको, मतलब अपने दिमाग को हर बार बताना कि भाई दोबारा स्टार्ट करना है, दोबारा कंटिन्यू रखना है इसको। उसके लिए स्टूडेंट्स को कुछ टिप्स दे सकते हो कि मतलब बहुत बच्चे होते हैं स्टार्टिंग में जब आसान चैप्टर आते हैं, काइनेमेटिक्स, बेसिक मैथ्स, या फिर वो ले लो ये मोल कंसेप्ट वगैरह, तो सब बहुत चौड़ में होता है कि ये भी कर लूंगा वो भी कर लूंगा, फिर वाईक्यू कर लिए, आईआईटी दिल्ली कंफर्म। तो उसके बाद जैसे थोड़े टफ चैप्टर आते हैं तो बस चालू हो जाते हैं कि भाई प्राइवेट कॉलेज भी तो बढ़िया ही होते हैं। तो ये ट्रांजिशन ना हो इसके लिए क्या बताओगे स्टूडेंट्स को? देखो, ये तो सबके साथ होता है, लेकिन प्रेशर बहुत होता है इस टाइम पे। जब आप सीधे, जहाँ आपके नंबर आ रहे थे शुरुआत में काइनेमेटिक्स में, और आप जाते रोटेशन में, जहाँ पे आपके 10% नंबर भी नहीं आ रहे होते, नेगेटिव में नंबर आ जाते हैं कभी कभार। तो प्रेशर तो देखो बहुत पड़ता है उसी टाइम, लेकिन माइंड को कंट्रोल में रखना होता है कि हाँ, कर लेंगे, संभालना है आपको खुद को। तो बस वही है, आपको अपने माइंड को काबू में रखना है, सही से प्रेशर को हैंडल करना है। अगर आप उसका टूट गए फिर तो पूरा खत्म, कुछ नहीं होगा फिर। लेकिन अगर आपने नंबर कम आ रहे हैं वो बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अगर टूट गए, आप दिमाग से, दिल से टूट गए, तो फिर वो दिक्कत की बात है। नंबर कम आ रहे हैं वो आगे चल के ठीक हो जाएंगे, आप बस स्ट्रांग रहना किसी बच्चे को। ऐसा नहीं है कि नंबर कम आए तो खत्म हो गया सब कुछ, आगे चल के ठीक हो जाएगा। इसके लिए एक स्टेप टू स्टेप गाइडेंस बताओ वैभव कि हम क्या करें भाई, जिससे बोलते तो सब है कि भाई डेली मेडिटेट करो, अपने दिमाग को काम करो, बट कुछ ऐसी चीजें बताओ जो रियल लाइफ में इंप्लीमेंट हो सके। मेडिटेट करने को सब बोलेंगे, करता जो बोलता है वो भी नहीं करता। तो क्या तो करें करता ऐसा तो जो। करता तो मैंने तो मेडिटेशन आज तक नहीं करी कभी, तो साल में मेडिटेशन ऐसा कुछ नहीं होता है। आराम से खेलो कूदो, मतलब आराम, उतना भी खेलना कूदना है, एक हफ्ते में एक दो बार खेल लिए। और गेम रखो कोई फोन में जिसको दिन में 1 घंटा खेल सको। देखो, ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। सो थैंक यू सो मच वैभव फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगी उन बच्चों को जिनको नहीं पता कि स्टार्टिंग में क्या करना है, कैसे जर्नी को स्टार्ट करना है, रिवीजन से लेकर कौन से टॉपिक्स में क्या क्या फॉलो करें, टीचर्स की हेल्प कितनी इंपॉर्टेंट है, अगर कोई सब्जेक्ट हमारा वीक है उसको स्ट्रॉन्ग कैसे करें। हर टॉपिक पे आपने इतने अच्छे आंसर्स दिए हैं, ये डेफिनेटली उन लोगों के लिए बहुत हेल्प करेगा जिनको पता नहीं है कि हाउ द प्रोसेस विल स्टार्ट, जिनके पास थोड़ी गाइडेंस की कमी है। या थैंक यू वैभव वंस अगेन, एंड होपफुली काफ़ी स्टूडेंट्स को कुछ सीखने को मिला होगा। और मैं आशा करता हूँ आपकी आगे की जो कॉलेज लाइफ है, आगे की जर्नी है, वो अच्छी रहेगी। सो ओके गाइज, हेयर एंड्स आवर पॉडकास्ट, टिल देन, बाय बाय। बाय बाय।